नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड्स यानी पर्व निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैस्कुलराइजेशन इन प्राइमरी सूट। ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है जो बॉटनी का थर्ड पेपर है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उससे संबंधित है। और टॉपिक है वैस्कुलराइजेशन इन प्राइमरी सूट या जिसको कहते हैं प्राथमिक प्ररोह में संवहनी भवन, यानी जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, संवहनी पादप जो होते हैं, उनके अंदर किस प्रकार से वैस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक का निर्माण होता है, किस प्रक्रिया से ये वैस्कुलराइजेशन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, यानी जो प्ररोह शीर्ष विभज्योतक जिसको कहा जाता है। तो ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, इसकी एक्टिविटी या इसकी जो सक्रियता होती है, जब ये एक्टिवली डिवाइड करता है तो इनसे जो सेल्स बनती है उससे प्लांट की जो लंबाई है या जो लेंथ है उसके अंदर वृद्धि होती है, यानी प्लांट की जो है लेंथ इंक्रीज होती है जब सूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो सक्रिय होता है। इसके अलावा हम बात करें लेटरल मेरिस्टेम की, यानी पार्श्वीय विभज्योतक। तो जो पार्श्वीय विभज्योतक है, इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं की एक्टिविटी यानी लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से जो प्लांट की थिकनेस है यानी उसकी मोटाई के अंदर वृद्धि होती है, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इस वजह से जो प्लांट की जो थिकनेस है यानी उसकी जो डायामीटर या उस प्लांट का जो व्यास होता है तने का, उसके अंदर वृद्धि होती है, जिसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। इसके अंदर लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्व विभज्योतक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर हम बात करें सेल डिवीजन यानी वैस्कुलराइजेशन की, अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसके अंदर हम कहते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है यानी कोशिका का विभाजन होने से जो नवनिर्मित कोशिकाएं यानी जो नई कोशिकाएं बनती है, उन कोशिकाओं में आगे जाकर के डिफरेंशिएशन यानी विभेदन होता है। उन कोशिकाओं में विभेदन होने से वैस्कुलर टिश्यूज या संवहन ऊतक जो है उनका निर्माण होता है। कोशिकाओं में विभाजन होता है जिससे नई कोशिकाएं बनती है, उन कोशिकाओं में विभेदन डिफरेंशिएशन होने से आगे जाकर के वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण होता है। इस प्रोसेस या इस प्रक्रिया को वैस्कुलराइजेशन या संवहनी भवन के नाम से जाना जाता है। ये प्रक्रिया कहलाती है वैस्कुलराइजेशन या संवहनी भवन। अगर हम बात करें कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, दो प्लांट ग्रुप है, डाइकोट और मोनोकोट, यानी एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों का जो तना होता है यानी डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम के अंदर उनकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है यानी उनकी आंतरिक संरचना के अंदर हमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। और ये जो अंतर है वो वैस्कुलराइजेशन प्रोसेस जो होता है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस होता है, इसके कारण उनके अंदर जो पाया जाने वाला वैस्कुलराइजेशन या संवहनी भवन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि जो डाइकोट स्टेम की अगर हम बात करें, जो द्विबीजपत्री तना होता है उसके अंदर जो संवहन पूल होते हैं वो सामान्यतया एक वलय के अंदर व्यवस्थित होते हैं, एक रिंग के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन अगर जो मोनोकोट स्टेम की बात करें या एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके तने की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो संवहन पूल होते हैं यानी जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। इस प्रकार जो मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, और इस कारण इनके अंदर जो वैस्कुलराइजेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर भी थोड़ा अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनके अंदर इस वैस्कुलराइजेशन प्रोसेस किस प्रकार से होता है या संवहनी भवन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो वैस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी सूट इन डाइकोट्स, यानी जो द्विबीजपत्री पादपों का प्राथमिक प्ररोह का संवहनी भवन, यानी जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो प्राथमिक प्ररोह बनती है या प्राइमरी सूट बनती है उसके अंदर संवहनी भवन की प्रक्रिया। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है यानी जो प्ररोह शीर्ष होता है उसके अंदर जो एनाटोमिस्ट्स होते हैं यानी जो शरीरिक विज्ञानी होते हैं जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके अंदर तीन मेन जोन्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो जोन है वो कहलाता है जोन ऑफ इनिशियल सेल्स, यानी प्रारंभिक कोशिकाओं का क्षेत्र।
तो इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती है, जोन ऑफ इनिशियल सेल्स की जो कोशिकाएं होती है, उनके अंदर कंटिन्यूसली डिवीजन होते हैं, यानी उनके अंदर लगातार विभाजन देखने को मिलते हैं। कंटिन्यू वो सेल जो है वो डिवाइड करती रहती है। इसके बाद में अगर हम जो नेक्स्ट जोन की बात करें तो वो कहलाता है जोन ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी निर्धारण का क्षेत्र। तो जो जोन ऑफ इनिशियल सेल्स होता है उसके अंदर जो कोशिकाएं बनती है, उन कोशिकाओं का डिटर्मिनेशन इस जोन के अंदर हमें देखने को मिलता है। यानी जो सेल्स है, सेल्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, सेल्स से आगे जाकर के किस प्रकार के उत्तक का निर्माण होता है, कौन से उत्तक बनेंगे, और उन उत्तकों से जो है आगे जाकर के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो जोन ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है, निर्धारण का क्षेत्र, यहाँ पर डिटर्मिनेशन होता है कॉर्टेक्स, वैस्कुलर टिश्यूज और पित्त। यानी यहाँ पर कोशिकाओं का ये निर्धारण हो जाता है कि वो आगे जाकर के कॉर्टेक्स बनाएगी, वैस्कुलर टिश्यू बनाएगी या पित्त का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर सेल जो है उसके जो फैट का डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जोन है वो कहलाता है जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जो सेल जो है जिनका जो निर्धारण हो चुका है पहले ही कि वो किस प्रकार के उत्तक का निर्माण करती है, वो उसके अंदर विभेदित हो जाती है, यानी इसके अंदर विभेदन या डिफरेंशिएशन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर जो सेल्स है वो जो डिटरमाइन हुई थी उसके अंदर डिफरेंशिएशन हो जाता है और वो कॉर्टेक्स, वैस्कुलर टिश्यूज या पित्त के अंदर, पित्त की जो कोशिकाएं, इन उत्तकों की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर विभेदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये 3 जोन हैं जो कि बताए गए हैं जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसके अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो प्रोरोसीड्स होता है, यानी जो शूट अपेक्स होता है, उसका अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, यानी उसका अगर हम अनुप्रस्थ काट देखें, तो उसके अंदर हमें जो कोशिकाएं हैं वो एक वलय के अंदर व्यवस्थित दिखाई देती है। प्रोरोसीड्स के अंदर जो कोशिकाओं की हमें वलय दिखाई देती है, और ये अलग अलग प्रकार की वलय होती है। जैसे कि जो इसके अंदर हमें 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं। वलय के जो 3 क्षेत्र होते हैं, सबसे पहला जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है प्रोटोकॉर्टेक्स, यानी आद्य वलकुट। तो ये आद्य वलकुट की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर जब विभाजन होते हैं तो उससे जो कोशिकाओं का समूह बनता है, यानी इससे मास ऑफ सेल्स जो है वो बनता है, और इन कोशिकाओं के समूह से आगे जाकर के जो ग्राउंड मेरिस्टेम है, यानी जो भरण उत्तक है, उसका निर्माण होता है। और भरण उत्तक की जो सबसे बाहर की परत है वो कहलाती है अधिचर्म या एपिडर्मिस। तो इस प्रकार से प्रोटोकॉर्टेक्स से ग्राउंड मेरिस्टेम जो है उसका निर्माण होता है। इसके बाद में जो शूट अपेक्स की अगर हम सेकंड रीजन की बात करें तो वो हो जाता है रिंग मेरिस्टेम। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये एक प्लांट के जो शूट अपेक्स का ट्रांसवर्स सेक्शन जो है उसका डायग्राम है। प्लांट का नाम है रेननकुलस एक्रिस। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमें जो कोशिकाओं की वलय दिखाई देती है, यानी रिंग दिखाई देती है अलग अलग प्रकार की। जैसे कि जो सबसे बाहर की जो वलय है वो कहलाती है प्रोटोकॉर्टेक्स, जिससे कि आगे जाकर के ग्राउंड मेरिस्टेम का निर्माण होता है, जैसे कि हमने अभी बात की। इसके बाद में जो दूसरा वलय होता है वो कहलाता है रिंग मेरिस्टेम, और जो सबसे इनर साइड, यानी जो सबसे अंदर की तरफ जो वलय पाया जाता है वो कहलाता है प्रोटोपित्त। तो इसके अंदर हम प्रोटोकॉर्टेक्स की बात कर चुके हैं कि जिससे ग्राउंड मेरिस्टेम का डेवलपमेंट होता है। अगर हम रिंग मेरिस्टेम की बात करें, यानी जिसको वलय विभज्योतक कहा जाता है, तो इस प्रकार के विभज्योतक से पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी जो रिंग मेरिस्टेम है उससे थिन वॉल्ड सेल्स बनती है, और इन पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड का निर्माण होता है, और कई सारे प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड जो हैं वो आपस में मिलकर के एक प्रोकैम्बियल रिंग, यानी जो प्राक एधा वलय का निर्माण करते हैं। और इस प्राक एधा वलय के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, यानी उनको कहा जाता है प्रोकैम्बियल सेल्स। प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स जो होते हैं, कई सारे प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स मिलकर के प्रोकैम्बियल रिंग बनाते हैं, और ये प्रोकैम्बियल रिंग जो है उसके अंदर कोशिकाएं जो होती है वो कहलाती है प्रोकैम्बियल सेल्स,
और इन कोशिकाओं के अंदर अगर विभाजन होता है तो इनसे जो अलग अलग प्रकार की सेल्स या टिश्यूज का निर्माण होता है, जैसे कि कोर्टेक्स की तरफ जो बनने वाले जो सेल्स होती है वो निर्माण करती है प्रोटोफ्लोएम का, और पित्त की तरफ जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है वो कहलाती है प्रोटोजाइलम। यानी प्रोटोफ्लोएम का निर्माण होता है कोर्टेक्स की तरफ और प्रोटोजाइलम जो है उसका निर्माण होता है पित्त की तरफ। तो जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ये जो है रिंग मेरिस्टेम है, यानी जिसको वलय विभज्योतक कहा जाता है। तो इसके अंदर विभाजन होने से प्रोटोफ्लोएम और प्रोटोजाइलम का निर्माण होता है। प्रोटोफ्लोएम बनता है कोर्टेक्स की तरफ और जो प्रोटोजाइलम होता है वो बनता है पित्त की तरफ। और इस प्रकार जो प्रोटोफ्लोएम और प्रोटोजाइलम जो बने हैं इस रिंग मेरिस्टेम की एक्टिविटी से, वो आगे जाकर जो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम का निर्माण करते हैं, जो कि मेन वेस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, जो कि प्लांट के अंदर जो संवहन का काम करते हैं। फ्लोएम भोजन संवहन का और जाइलम जो है वो जल संवहन का काम करता है। तो इस प्रकार जो प्लांट के अंदर फ्लोएम और जाइलम, जो प्राथमिक फ्लोएम होता है और प्राथमिक जाइलम का निर्माण होता है। इसके बाद में अगर हम इसके थर्ड रीजन की बात करें, वो कहलाता है प्रोटोपित्त। जैसे कि इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं, जो सेंटर का जो पार्ट होता है ये कहलाता है प्रोटोपित्त। तो ये प्रोटोपित्त जो होता है वो भी आगे जाकर के कोशिकाओं का समूह बनाता है, यानी इसकी सक्रियता से कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिससे आगे जाकर के पित्त का निर्माण होता है। तो ये 3 क्षेत्र थे जो कि रेननकुलस एक्रिस नामक प्लांट का जो सूट अपेक्स है उसके अंदर हमें उसके अनुप्रस्थ काट में देखने को मिलते हैं। तो ये प्रोसेस था जो डाइकोट प्लांट है उनके अंदर किस प्रकार से संवहनी भवन होता है, यानी संवहन ऊतक का निर्माण होता है। इसके बाद में अगर हम मोनोकोट प्लांट्स की बात करें, यानी जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनकी बात करें, तो इसके अंदर जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो वेस्कुलराइजेशन प्रोसेस जो है अलग होता है, क्योंकि जो डाइकोट प्लांट थे उनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल थे वो वलय के अंदर व्यवस्थित होते हैं, लेकिन जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर जो बंडल संवहन पूल जो होते हैं वो सामान्यतया बिखरे हुए पाए जाते हैं भरण ऊतक के अंदर। तो एक बीजपत्री पादपों के प्राथमिक प्ररोह का संवहनी भवन, तो इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनका जो ग्राउंड टिश्यू होता है, यानी मोनोकोट प्लांट का जो भरण ऊतक होता है वो विभेदित नहीं होता है। जिस प्रकार डाइकोट प्लांट के अंदर हमने देखा था कि जो भरण ऊतक है वो विभेदित होता है कोर्टेक्स के अंदर। इसके अलावा वहाँ पर हमने एंडोडर्मिस देखी थी, फिर वेस्कुलर टिश्यू जो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वेस्कुलर टिश्यू कहलाता था, फिर पित्त था। तो इस प्रकार का हमें विभेदन मोनोकोट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई नहीं देता है। तो मोनोकोट स्टेम जो होता है उसका ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है कोर्टेक्स के अंदर यानी वल्कुट के अंदर, एंडोडर्मिस और पित्त यानी वल्कुट, अंतःचर्म और पित्त के अंदर उसका विभेदन देखने को नहीं मिलता है। और जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो भरण ऊतक के अंदर बिखरे हुए रहते हैं, यानी जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो ये जो ग्राउंड मेरिस्टेम होता है उसके अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं। और अगर हम वेस्कुलर बंडल्स की बात करें मोनोकोट प्लांट के वेस्कुलर बंडल की, तो इनकी जो साइज है यानी जो वेस्कुलर बंडल हैं वो एक साइज के नहीं होते हैं, उनकी साइज जो है अनइक्वल होती है, असमान साइज के वो होते हैं। इसके अलावा जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड प्रकार के होते हैं। क्लोज्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। मोनोकोट प्लांट के अंदर द्वितीयक प्रति अनुपस्थित होती है, इस कारण इनके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाने वाली जो कैम्बियम की जो लेयर होती है वो एब्सेंट होती है। इस कारण इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकोट में वो क्लोज्ड टाइप के देखने को मिलते हैं। तो ये था प्लांट के अंदर जो वेस्कुलराइजेशन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है, जिसमें हमने डाइकोट प्लांट के अंदर वेस्कुलराइजेशन का प्रोसेस देखा और फिर हमने मोनोकोट प्लांट के अंदर वेस्कुलराइजेशन प्रोसेस के बारे में बात की। थैंक यू।